नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती है। हम कंपेयर करेंगे हाइट, वेट, डेवलपमेंट। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, मुझे हेल्प करना है लोगों को। आई थिंक इट्स वेरी गुड इन अ सेंस कि गवर्नमेंट का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं। ये जो चीजें आप लेके जाते हैं ना थैलियों में डाल डाल के, आपको ये नहीं पता कि आप जहर खा रहे हैं। मार्केट में तो हर जगह से आम आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज जनाब हम बुध का दिन है। प्रोग्राम का आगाज़ एक कहानी से करते हैं। एक पेंटर था जिसको एक कश्ती पर रंग करने का ठेका मिला। काम के दौरान उसे कश्ती में एक सुराख नज़र आया और उसने सुराख को भी मुरम्मत कर दिया। रंग मुकम्मल करके शाम को उसने कश्ती के मालिक से अपनी उजरत ली और घर चला गया। 2 दिन बाद कश्ती वाले ने उसे फिर बुला लिया और एक खतीर रकम का चेक दिया। पेंटर के पूछने पर उसने बताया कि अगले दिन उसके बच्चे बगैर उसके इल्म में लाए कश्ती लेकर समंदर की तरफ निकल गए और फिर जब उसे ख्याल आया कि कश्ती में तो एक सुराख भी था तो बहुत परेशान हो गया। लेकिन शाम को जब बच्चों को हंसते मुस्कुराते आते हुए देखा तो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया। उसने पेंटर से कहा कि रकम तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं, मगर मेरी जानिब से तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक और इजहार है, एक छोटा सा तोहफा है। तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम आएंगे जो आपके करने के नहीं है, मगर वो काम भी सदका जारिया समझकर करते जाएं आप, क्योंकि नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती है। तो आप देखें ना किस तरह उसको अजर मिला और पता नहीं कितना परेशान होगा, उसकी मदद भी हो गई और वो मालिक जो कश्ती का था वो राज़ी भी हो गया, उसके दिल से दुआएं भी निकली होंगी। तो ऐसे छोटे छोटे काम हमें भी अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए किसी दूसरे के लिए। अजर देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। पहले अमरीकी कांग्रेस में इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक करारदाद, अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। क्या PTI के लिए आलमी सतह पर बढ़ती हिमायत हुकूमत की मुश्किलात किस हद तक बढ़ा सकती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सिंध में करोड़ों की नंबर प्लेट्स की फरोख्त का मामला, सोशल मीडिया और मुखालिफ सियासी जमातें क्या सादा मामले में उलझा रही हैं? दुनिया भर में नंबर प्लेट्स की फरोख्त पर कितना पैसा खर्च किया जाता है और ये कारोबार है क्या? गाड़ियों के गुरु सुनील मंज आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। जो कोई न कर पाया पाकिस्तानी तालिबान ने कर दिखाया। खला में रहते हुए खलाबाजों के लिए खुराक का इंतजाम का तरीका ढूंढ निकाला। नवाज सिद्दीकी के प्रोजेक्ट पर अब नासा काम करेगा। बाफखर पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। और एशियन गेम्स में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद, पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। मैच रेसलिंग के मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले शहीर तारिक से आपकी मुलाकात होगी। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल शुरू हो गई है उस पर बात करते हैं। बजट बनाने के दौरान 2 बड़ी सियासी जमातों की जो रंजिशें थीं वो सबके सामने आईं, जिसके बाद इन दोनों जमातों का आपस में रब्ता भी हुआ और आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात ख़त्म करने के, तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की बात हुई। अब नया मसला बानी PTI की कैद और उन पर मौजूद मुख्तलिफ मुकदमात की सूरत में सामने आ रहा है। चंद रोज़ पहले तक ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तान को चंद बड़े दोस्त ममालिक से मुसलसल प्रेशर का सामना था और बारहा ये मुतालबा सामने आ रहा था कि किसी भी कैदी को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए, या बराह रास्त ये कह सकते हैं कि बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा था। अब नई डेवलपमेंट ये है कि आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने बराह रास्त ये मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल किया और कहा है कि इमरान खान की कानूनी परेशानियां उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जबर की कहीं ज़्यादा बड़ी मुहिम का हिस्सा थी। उन्हें न सिर्फ फौरी तौर पर रिहा किया जाए बल्कि कैद में रखने के खिलाफ हर्जाना भी अदा किया जाए। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाज लीग के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। गौस नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, अभी तक तो ये सुन रहे थे कि अमेरिका चाहता है कि बानी PTI की रिहाई हो जाए, लेकिन ये मुतालबा किसी ऑफिशियल ने बराह रास्त नहीं किया था, लेकिन अब तो अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप बराह रास्त सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप? अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने यहाँ तक कहा है कि बानी PTI को रिहा किया जाए और दूसरा हर्जाने की बात भी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए जी, यूनाइटेड नेशन का जो भी ग्रुप है जो पानी की हिमायत में आया है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। पानी का जो हम इतने अरसे से सर पीट रहे हैं हम अपना कि जी पानी को बाहर से मिल रही है, यहूदी लाबी जो है उसको इमदाद कर रही है, उनको फॉरेन फंडिंग से फंडिंग हो रही है। अब देखो, फॉरेन फंडिंग का केस हम क्यों रोते थे कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालतें उनको स्टे दे देती थी, जिसकी वजह से आज तक फॉरेन फंडिंग केस सख्त खाने में पड़ा है और कोई नहीं पता कि उसको कहाँ से फंड आए हैं। तो यकीन है वो, और फिर जब खान साहब जो इक़्तिदार से जब अलहदा किया गया, जब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश हुई और कामयाब हुई और वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो उसके महीने 2 बाद इन्होंने हज़ारों लाखों डॉलर अमेरिकन मीडिया को खरीदने के लिए और अमेरिकन मीडिया में अपनी लाबी को सरगर्म करने के लिए उन्होंने इतने पैसे लगाए। और ये उसी का नतीजा है कि पहले कांग्रेस में हुई, उन लाबी की गई वहाँ, और क्योंकि वहाँ यहूदी लाबी की अक्सरियत है, और उसके बाद अब जो ये यूनाइटेड नेशन की जो लाबी है, इस जिसने हिमायत खान की हिमायत का ऐलान की है, हम पूछते हैं इनसे कि इस यूनाइटेड नेशन की जो लाबी है, खान की तो फिक्र है, तो क्या कश्मीर के मुसलमान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं जो कितने अरसे से कैदोबंद की सहूलतें हैं और वहाँ उनको टार्चर किए जा रहे हैं, वो उनको याद नहीं आता? अपनी जो उनकी जो करारदादें पास कराई थी उन पर अमल कराना वो याद नहीं रहा। ये चलो वो तो दूर की बात है, ये अपने फलस्तीनी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बच्चों के जिनोसाइड हो रहे, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि इनकी नस्ल को खत्म किया जाए। वहाँ तो यूनाइटेड नेशन पर नहीं बोलता, क्योंकि इसराइल की मुखालफत में वो बोल नहीं सकते। और फिर यहाँ खान की तो फिक्र है। मसला ये है कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार हो, मुआशी जो है वह बदहाली जो है दिन ब दिन और बड़े, मुआशी इस्तेकाम ना आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर जाए और हमें एक जवाब मिल जाए कि पाकिस्तान जो है एक गैर जिम्मेदार जो है मुल्क है और ये इसकी इकानमी को खतरा है, इसलिए ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको रोल बैक करे। तो नियाज़ी साहब, तो इससे पहले पाकिस्तानी आम इंतखाबात को भी धांधली ज़दा करार दिया गया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। क्या इसे आप पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की नाकामी कहेंगे, या फिर ये कि अमरीका ज़बरदस्ती मुदाखलत पर उतर आया है? क्या ये मुमकिन है कि जेल में मौजूद एक शख्स जानबूझकर बैनुल-अक़वामी लॉबी को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा हो? मैं ख्याल में अमेरिका जबरदस्ती मुखालफत कर रहा है। देखो, उसमें अगर अमेरिका को इतने होता तो इलेक्शन हमारे हुए 8 फरवरी को, और ये बयानात उनके आना शुरू हुए पिछले महीने 3 महीने के बाद। तो ये बहुत बड़ा एक 4 महीने बाद, ये बहुत बड़ा गैप है। इसके पीछे अमेरिका के कुछ मकासद हैं। ज़ाहिर है हमारा, मैं ये कहूँगा कि जो करारदाद पास हुई है, तो हमारी जो उधर हमारे जो सफ़ीर हैं और हमारा जो तो मंदूब हैं मुस्तकिल मंदूब कौम मुत्तहिदा के मुनीर अकरम नाम है, क्या नाम का, तो उनको इस पे यानी कि उसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तबादला लेना चाहिए था। बीच में शायद वो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो उसमें शायद वो पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें मैं समझ लूँगा कि खारजा जो पॉलिसी है इसमें थोड़ी बहुत इसमें उसको जिस तरह काम करना चाहिए था वैसे उसने नहीं किया। वरना ये करारदाद मतलब कन्विंस ही कर रहे हैं ना हमने सार को। तो मेन जो मकसद है वो खारजा पॉलिसी से नहीं है, मेन मकसद अमेरिका जो है कुछ और है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। देखो, अभी तो 2 महीने पहले तो सदर बुश ने, बल्कि मई के पहले ये अप्रैल के आखिर में सदर बुश ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का फ़ोन किया, उस पर ख़त लिखा और वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। अमेरिकन सफ़ीर मिला उसके और मुबारकबाद दी बनने पर, तो यानी कि मुबारकबाद तभी दे रहे हैं ना, रिजल्ट को तस्लीम कर रहे हैं। और दूसरी मैं बात बताऊँ कि अमेरिका दो की पॉलिसी चल रहा है। एक तरफ वो हमें मुतनाज़ा बना रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मुतनाज़ा बना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये हुकूमत जो इक़दामात कर रही है उसको वो तारीफ कर रहा है कि जी बिल्कुल जी आप जी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये दो, एक तरफ हमारी पॉलिसी की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे इलेक्शन को सबूताज कर मतलब उसको एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा सर, आप करीबी दोस्त है मौलाना फजल रहमान भी पाकिस्तान में नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं,
तो क्या आप कहेंगे, आप ऐसी साजिश की बू तो नहीं आ रही कहीं के जिसमें मौलाना साहब बैकडोर पीटीआई के साजिशी टोले का साथ दे रहे हो? देखिए जी, मौलाना साहब एक जिम्मेदार सियासी जमात हैं और पोजीशन में बिल्कुल उनके तफजात हैं, उनके कुछ शिरों पे तफजात होंगे और उनको चाहिए कि उस पर और उनकी बात सुननी चाहिए। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि बात हर सूरत उनकी सुननी चाहिए, लेकिन वो पोजीशन में हो, मैं तो उसको अच्छा समझता हूँ कि एक जिम्मेदार सियासी जमात जो है अपोजिशन में है, मतलब है कि वो अपोजिशन भी करेंगे तो इंशाल्लाह उसका जो बयानी होगा वो रियासत के खिलाफ नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मैं समझता हूँ। तो बाकी फजल मान साहब से हमारे मुज़ाकरात वो इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह हम उनको मनाएंगे। और वो देखो, हम जब तक जमहूरियत है, हम चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम टूटा फूटा जैसे भी इसको आगे चलना चाहिए। किसी वो तालबा उनका है कि नेक्स्ट इलेक्शन जल्द कराया जाए, तो आप देखो किसी मुल्क में कहीं 3-4 में इलेक्शन हुए, कभी नहीं हुए। इलेक्शन पे काफी खर्च आता है, मुल्क के वसाइल खर्च होते हैं, पूरी मशीनरी जो है एक दफा सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो मौलाना साहब को चाहिए कि वो हमारे साथ आए और मुल्क को चले। अगले इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन अल्लाह करेगा, इस तरह इलेक्शन दर इलेक्शन होते रहे तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन जो प्रोसेस में तत्हीर होगी और मतलब है लोग जो है वो, आप तो लोगों में सियासी शोर भी आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन तक वेट करें मौलाना साहब। और मौलाना साहब के खिलाफ हमारी ना कोई इंतकामी कार्रवाई रखते हैं और ना मौलाना साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी। और उन्होंने भी कहा है कि हम हमारा एहतजाज करना हमारा चलिए जी, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल अब बनती है। बहुत शुक्रिया आपका गौस नियाज़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है रूस में होने वाली एशियन गेम्स की, जहां पाकिस्तानी एथलीट्स ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैफुल्लाह को बेहतरीन ताइक्वांडो एथलीट्स के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि मास रेसलिंग के चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में पाकिस्तानी नौजवान शहीर तारिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। इस वक्त शहीर तारिक हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो शहीर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा महसूस हो रहा है, एशियन गेम्स में सब्ज हिलाली परचम लहराया आपने, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, थोड़े से आप राइट पे हो जाएं ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली देख सकूं और आपकी आवाज ही मुझे सही से आ सके। राइट पे, आप लेफ्ट हो गए शायद, लेफ्ट पे हो जाए, लेफ्ट पे बस। अब ठीक है, अब मुझे बताइए कैसा महसूस हो रहा है? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने यहाँ पे आके मेडल विन किया और मुझे बहुत खुशी है इसके लिए। तो शहीर, कुछ बताएंगे आपके सफ़र किस तरह शुरू हुआ? मैस रेसलिंग का आगाज़ कब किया, कैसे किया? जी, मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इसके लिए बहुत मुश्किलात आई। मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान से यहाँ रशिया में 23 लोगों ने शिरकत की और जिनमें से 20 लोगों के खर्चे जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने उठाए और हम जो 3 लोग मास रेसलिंग के थे इनको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया और हमने यहाँ आके मेडल भी विन किया। मैं फिर बताता चलूँ कि वो जो 20 लोग थे उन्होंने एक भी मेडल नहीं विन किया और वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के खर्चे पर यहाँ आए थे। और आप मुझे ये बताएगा कि आपको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने मतलब सपोर्ट नहीं किया, स्पोर्ट्स बोर्ड ने, लेकिन आपके साथ जो 20 लोग आए थे उनको सपोर्ट किया, तो ये किस तरह? मतलब आपने क्या उनसे कांटेक्ट नहीं किया? आपको कोई वजह उन्होंने बताई कि क्या वजह है, हम आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे? उनको उन्होंने सपोर्ट किया और मास रेसलिंग पहले भी ये बहुत इनके साथ ज्यादती हुई है और वो नाइंसाफी करते हैं मास रेसलिंग के साथ और उनको सपोर्ट किया और उन्होंने मेडल भी नहीं विन किया और हमें सपोर्ट भी नहीं किया गया और हमने फिर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बड़े अफसोस की बात है कि जिनको उन्होंने सपोर्ट किया वो मेडल विन नहीं कर सके और जिन्हें नहीं किया उन्होंने मेडल विन कर लिए। मुझे ये बताएगा फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? सेल्फ सपोर्ट पे, यहाँ पे किसी ने आपको स्पॉन्सर दिया, कैसे आए आप शहीर यहाँ तक? कोई स्पॉन्सर नहीं दिया गया। मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और एक दफ़ा मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे से जो 2 अच्छे एथलीट थे जो मेरे से ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे थे
वो भी स्पोर्ट ना होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए। मैं ये समझता हूँ कि वो 2 मेडल ज़ाया हो गए हैं क्योंकि वो मुझसे अच्छे एथलीट्स थे। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे मैं आप देख रही हूँ शहीर, आपका जो मुकाबला हुआ है, आपने इंडिया को बीट किया है 2-0 से, आपने मंगोलिया को बीट किया है 2-0 से, फिर आपने जनाब रशिया में बिल्कुल क्लोज स्कोर था आपका 2-1 जिससे आप जीते हैं। तो आपने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। बड़े अफसोस की बात है कि आपको उस तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा या ऑन नहीं किया जा रहा। तो अभी मुझे ये बताइएगा कि वहां पर जब आप पहुंचे हैं तो क्या स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिशियल्स वहां पे उनके साथ मौजूद थे? नहीं, कोई नहीं समझ, कोई मौजूद नहीं था। बड़ा 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 दुख हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी मेहनत जो आपने इसके पीछे की है, तैयारी सारी, उसमें आपके कोच भी हैं मोहम्मद साद राजपूत, उनको क्या क्रेडिट देंगे आप, या फिर जाहिर है कोच की ही सारी मेहनत होती है और आपने उस तरह से परफॉर्म किया जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे? तो क्या बताएंगे इस सफर के बारे में? मैं सर माफूर खान और अपने कोच मोहम्मद साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मुश्किल हालात में सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया और ट्रेनिंग दी, जिनकी वजह से मैं मेडल विन किया। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो अभी मुझे बताएंगे कि ट्रेनिंग आप कितने घंटे करते थे? पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? और घर में क्या कोई और भी है जो मैच रेसलिंग की तरफ है या बस आप ही कर रहे हैं? नहीं, बस मैं ही मैच रेसलिंग में हूँ और मैं सुबह स्कूल जाता था और मुझे इसमें के लिए टाइम निकालना पड़ता था। इसमें भी मुझे मुश्किलात आती थी और मुझे 3 महीने हो गए ये ट्रेनिंग करते। सही। अच्छा, मुझे शेख बताएगा कि अभी नेक्स्ट अब आपका क्या प्लान है? रशिया के बाद कहाँ जाना है? मैं जब भी कोई इवेंट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं गोल्ड मेडल विन करूंगा। चले, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपका दिल टूटा है, स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। वैसे हमें भी ये शिकवा उनसे, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ऑन किया जाए, आपकी मदद की जाए ताकि आप इस तरह मेडल्स लेके आते रहें, आपके लिए चीज़ों को आसान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शहीर, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, बड़ा अफसोस होता है इस तरह एथलीट्स को देख के जो बेचारे इतनी दूर दूर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी परचम लहराते हैं, लेकिन ना तो वहाँ उनके साथ कोई होता है, ना यहाँ आके उन्हें कोई वेलकम करता है, ना बुलाता है, ना कोई इनामी रकम होती है, ना कि उनकी मदद की जाती है। बहुत दुख होता है। सिर्फ एक ही खेल की तरफ फोकस है और वो भी खेल के नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। खैर, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ सुहाने मौसम की बात हो जाए तो कराची वाले तो इंतज़ार में ही हैं क्योंकि बादल छाए हुए हैं, गर्मी का जोर कुछ कम है, लेकिन यह है कि बारिश का इंतज़ार है। लेकिन इस्लामाबाद और पंजाब के रहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि मज़ीद बारिशें, ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब में मानसून का ताकतवर सिस्टम दाखिल हुआ है जो वक्फे से बारिशों का सबब बनेगा। आज रात से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। उसके बाद मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और नूरपुर थल में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सरदार सरफराज साहब ने ज्वाइन किया महकमा मौसमियात से। उनको हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, रोज़ाना ही तकरीबन हम लोगों की बात होती है, लेकिन बारिश है कि वो हो ही नहीं रही। कब आप अच्छी खबर देंगे सुबह सुबह ही कि भाई हाँ आज सिस्टम दाखिल होगा और शाम में या दोपहर में बारिश हो जाएगी कराची में? देखिए, जैसे आपने खुद जिक्र किया, अभी मानसून हवाओं का रुख ज़्यादातर शुमाल जो इलाके हैं, शुमाली इलाके पाकिस्तान के, यानी शुमाली पंजाब और उससे ऊपर के उस तरफ ही है। तो अब आज से कल से यानी ये कि वो ग्रेजुअली फैलती जाएंगी पूरे पंजाब पर, पहले नॉर्थ में, फिर सेंट्रल में, फिर साउथ का पंजाब, और होते होते सिंध या नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान पे फिर 3-4 दिन बाद इम्कान बनेगा। यानी 8 या 9 को कराची में इम्कान हो सकता है और बाकी सिंध के दूसरे अपर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह से 6 या 7 का इम्कान हो सकता है, सखर, लाड़काना वगैरह में। तो उससे पहले तो असल में वही है कि जो मानसून हवाओं का ट्रैक है या कन्वर्जेंस है वो सारी की सारी ऊपर लाहौर और गिरदन उससे ऊपर के इलाकों में ही है। तो वहाँ बड़ी अच्छी तेज़ बारिशें हैं अगले 3-4 दिन, आज से लेकर
आज शाम या रात से आज अच्छा, ये सरदार साहब, ये जो ह्यूमिडिटी है, नमी का तनासुब है बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर शहर कायद की अगर बात की जाए कि अगर आप बगैर एयर कंडीशन के बाहर खड़े हैं ना, तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपको पसीना ना आए, और पसीना भी ठीक ठाक आ रहा है। तो मुझे बताएंगे आपके ये कब कमी इसमें वाक़ई होगी? देखिए, इसमें तो ज़ाहिर है मानसून का सीज़न जब शुरू हो जाता है ना, तो कराची में तो वैसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें अब कमी तो एज सच नहीं आएगी, ये तो इसी तरह रहेगा। हाँ, ये है कि अब से इसके साथ साथ सी ब्रीज़ जिस वक्त चलती है, ज़ाहिर है सुबह के औकात में सी ब्रीज़ बहुत हल्की होती है, फिर दोपहर के बाद कुछ थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है, तो फिर ही कुछ इसमें कम्फर्ट फैक्टर आ सकता है। अदरवाइज़ तो मतलब ये कि अब तो ह्यूमिडिटी थ्रू आउट पाकिस्तान, ना सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में बल्कि दूसरी जगहों पर भी, क्योंकि मानसून हवाएं मुसलसल दाखिल होना शुरू हो गई हैं, तो अब तो ज़्यादा ही होती है ह्यूमिडिटी इन दोनों महीनों में, जुलाई में, अगस्त में। ये तो सितंबर में जाके इसमें कुछ कमी आती है, या जिस दिन फिर बिल्कुल ड्राई विंड चल पड़े, जो राजस्थान की विंड है, तो उससे फिर ज़ाहिर है लू की कैफियत हो जाएगी। तो उन दिनों में कमी हो सकती है जब विंड चेंज हो जाए और ड्राई विंड आ जाए कराची के ऊपर, तो अदरवाइज़ तो ह्यूमिडिटी तो रहेगी। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया नॉर्दर्न एरियाज़ का, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उन इलाकों में कहा जा रहा है कि आज रात से झक्कर चलेंगे और बारिश का गरज चमक के साथ इम्कान है, तो कितनी मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है? देखिए, मिलीमीटर्स तो एग्जैक्ट आप बताना ज़रा वो होता है, क्योंकि मानसून की बारिश ऐसे होती है या इसकी डायनेमिक्स ऐसी होती हैं कि वो आपकी तवक्को से बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाज़ औक़ात थोड़ी कम होती है। लेकिन अच्छी तेज़ बारिश है, यानी हैवी रेन, कुछ जगहों पर वेरी हैवी रेन, जैसे उसमें एडवाइजरी में या प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है। कुछ जगहों पर तो टोरेंशियल रेन्स, यानी बहुत ही जैसे एक्सट्रीमली हैवी कहते हैं कि मतलब कोई 100-150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर से ऊपर कुछ इलाकों में जा सकती है। जैसे पिछले दिनों में लाहौर में आपने देखा कि 100, 120, 130 इस रेंज में हो गई थी बेशतर जगहों में। तो क्योंकि सारी तो ये झक्कड़ जो चलने हैं वो किन इलाकों में या शहरों में आप बताएंगे कि चलेंगे? ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। उसमें ज़ाहिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, नीचे सियालकोट, नारोवाल, फिर लाहौर खुद, और फिर नीचे कसूर, और उससे उस तरफ केपी में पेशावर, मर्दान, चरसदा, इन तमाम एरियाज़ में चल सकते हैं। असल में जो थंडरी क्लाउड जब अप्रोच करते हैं ना, तो उससे पहले झक्कड़ चलते हैं, तो डस्ट स्टॉर्म जैसे आता है या विंड स्टॉर्म, तो तेज़ हवाएं तो चल सकती हैं, किसी भी जगह भी चल सकती हैं। जैसे ही जो थंडर सेल्स या थंडरी क्लाउड्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं, तो उससे पहले ये गस्ट आता है विंड में। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सरदार साहब कि अभी ये बारिशें और उसके बाद झक्कड़ आप बता रहे हैं कि चलेंगे तो मौसम में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तो इस दफ़ा भी आपको लग रहा है कि जो सर्दियां हैं उनका आगाज़ देर से होगा? क्योंकि पिछले साल तो हम इंतज़ार कर कर थक गए थे कि मानसून के बाद सर्दी कब शुरू होगी, जो कि हो ही नहीं रही थी। तो इस दफ़ा भी क्योंकि ग्लोबल जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, उसके भी असरात हैं साथ में। देखिए, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त, अभी तो मानसून शुरू हुआ है, तो अभी तो मानसून पे ही बात कर सकते हैं हम। तो सर्दियां तो आपको पता है दिसंबर। ओवरऑल अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन होती है ना कि भाई हर मौसम अब देर से आ रहा है। वो तो है, लेकिन अब कुछ मतलब बिल्कुल सेट जो वेदर पैटर्न्स, अपने जो पैटर्न होता था ना उसके हिसाब से नहीं आता, कुछ कभी अर्ली आ जाता है, कभी डिले होता है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कि जी कब शुरू होंगी, कितनी शिद्दत की होंगी, वो तो जाके आपको जब मानसून ख़त्म होगा सितंबर के एंड पे, अक्टूबर में जाके आप उसका बेहतर आइडिया कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल रहने वाली है बारिशों की? यहाँ पर भी तेज़ स्पेल होंगे, हैवी स्पेल होंगे, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा पैदा हो जाता है, नालों की सफाई पहले करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, तो इसलिए पहले आगाह कर देना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत सिंध को। देखिए, अभी कराची में तो अगले कोई 4-5 दिन तक तो कोई इम्कान नहीं है। वही मैंने कहा ना कि 8 या 9 के बाद इम्कान बनेगा जो मानसून हवाएं इधर दाखिल होंगी, ख़ासकर सदरन सिंध की तरफ। नॉर्दर्न सिंध में यानी सखर, लाड़काना और जैकोबाद साइड पे और दादू, उन एरियाज़ में हो सकता है कि 6 या 7 की दरमियानी रात को कुछ इम्कान बने, और इसी तरह से वो ग्रेजुअली कराची में फिर 8 या 9 को चांस बनेगा। तो पहला स्पेल तो कोई इतना बहुत हैवी नहीं दिखाई देता। हाँ, कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो फिर इम्कान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जैसे फोरकास्ट है पूरे सीज़न की एक आउटलुक देखी होगी आपने, तो उसमें यही इंडिकेट किया गया कि इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, और कुछ जगहों पर मामूल से ज़्यादा बारिशों के ज़्यादा इम्कान हैं दूसरी जगहों के मुकाबले में। उसमें कराची भी शामिल है, और दूसरे जो
सदरन सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, बदीन, ठट्ठा वगैरह और थरपारकर, इन इलाकों में बाकी अजला की निस्बत ज़्यादा इम्कान है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हों। तो जब ज़ाहिर बात है कि जब मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान हो तो उसमें फिर अर्बन फ्लडिंग का भी ख़दशा हो सकता है। कराची में तो आपको पता है कि कोई एक अच्छा स्पेल आ जाए, थोड़े वक्त में बहुत तेज़ स्पेल बारिश का पड़ जाए तो फिर उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, ख़ासकर नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने की। चले जी, सूरत हाल कंट्रोल में रहे तो बाकी देखते हैं कब ये बारिशों का आगाज़ होता है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और क्या बात है, पाकिस्तानी तलबा की एक के बाद एक टैलेंट मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपके साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तानी तलबा है नवाल सिद्दीकी, जिन्होंने बैनुल अक़वामी खलाई इदारे नासा के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे नासा ने भी बहुत पसंद किया है और अब बाकायदा इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से कि खलाबाजों के लिए खला में ही खुराक का हुसूल मुमकिन बनाने के हवाले से है। नवाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। नवाल, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या बात है आपकी, आपने कमाल कर दिया है। यानी अब खला में भी जो फूड है वो हम लोग हमारे लिए इजीली अवेलेबल होगा, हम खा पी सकते हैं। तो मुझे बताएगा कि इसके पीछे जो आपकी मेहनत है, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस किस की मदद आपको लेना पड़ी, कुछ बताएंगे इस सब के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इस प्रोजेक्ट में हमने सोचा था कि जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं स्पेस में, उनकी बॉडीज़ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं है मसल्स यूज़ करने के लिए। और हमने सोचा था कि क्रिकेट्स एक फूड सोर्स है जो बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट है, 60 to 70% प्रोटीन कंटेंट, और उनके अंदर है अमीनो एसिड्स, वो बहुत कम जगह लेते हैं and they seemed like the perfect solution for us. So, अभी तक बहुत सारे लोगों को ये हैरत है कि ये टिड्डे किस तरह पैदा होंगे, ये कैसे मुमकिन है कि खला में ये पैदा हो जाएं कीड़े और जनाब अब उनका फिर इस्तेमाल भी इस तरीके से हो। तो मुझे कुछ बताएंगी इसके पीछे जो रिसर्च है या फिर जो साइंस है वो क्या है? जी, हम पिछले महीने के लिए रिसर्च कर रहे थे, क्या खाते हैं, कैसे पैदा होते हैं, उनके अंडे कैसे रेज करते हैं, डेवलप होते हैं। सो अभी हम प्रोसेस में हम अंडे को पैदा कर रहे हैं पहले, फिर हम पैकेज करेंगे, खा के ऊपर नासा के साथ काम करेंगे और फिर वो ऊपर जाएगा स्पेस में। अच्छा, तो नवाल अब किस तरह आपने अपने इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया नासा के साथ और उन्होंने इसको पसंद भी किया, एक्सेप्ट किया और इस पर अब काम भी हो रहा है, तो ज़ाहिर है इसके पीछे जर्नी है आपकी यूनिवर्सिटी या फिर किस तरह, मतलब इसमें जो भी आपको फाइनेंशियली भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी होगी वो आपने सेल्फ फाइनेंस किया है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज उन्होंने आपकी हेल्प की है, किस तरह आपने इस सिलसिले को शुरू किया? मेरा स्कूल है स्पॉन्सर्ड बाय टोयोटा, जो है उनके हेडक्वार्टर्स प्लेनो है जो जहाँ मैं रहती हूँ, और उनने सब कॉस्ट पे कर दिए हमारे एंट्री के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए टू बाय द क्रिकेट्स हमने पे करा। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि जब इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है तो ये एप्लीकेबल मतलब कब होगा, मतलब कब ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको मतलब इस्तेमाल किया जाएगा खला में? अब मुझे कुछ बताएंगे कितना लंबा प्रोजेक्ट है, कितना वक्त इसमें लगेगा? अभी हम काम कर रहे हैं उनको ऊपर भेजने के लिए। जब वो वापस आएंगे फिर हम एनालाइज करेंगे प्रोटीन कंटेंट और हम एक ग्राउंड एक्सपेरिमेंट भी चलाएंगे उसके साथ, और हम कंपेयर करेंगे हाइट, वेट, डेवलपमेंट, प्रोटीन एनालिसिस, और जब हम वो एनालिसिस करेंगे हम एक पेपर पब्लिश करेंगे हमारे यूनिवर्सिटी के साथ। So, how much time it will take? Actually, I want to know. The whole process, I believe, is around a year. ये projects बहुत planning लगती है इनके अंदर। हमने सितंबर लास्ट ईयर में शुरू करा था और दिस सितंबर हमारा प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा।
तो जब नासा ने आपके इस प्रोजेक्ट को पसंद किया तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्या मतलब जाहिर है उस वक्त आप ये सोच रही होंगी कि मतलब जाहिर है मेरी जो सारी मेहनत है अब वो उसका रिवॉर्ड मुझे मिल गया है कि नासा जैसे एक इदारे ने ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मेरे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और इस पर प्रॉपरली काम शुरू होगा, तो कैसा फील हुआ था उस वक्त? like amazing. हाँ, जब मैं छोटी थी मुझे स्पेस बहुत पसंद लगता था and it's just amazing that something I worked on space में जा रहा है. So my team was just completely amazed. ओके अच्छा मुझे बताइएगा नवाल, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में जिस तरीके से काम हो रहा है ख़ास तौर पर ये खलाबाजों को लेकर या फिर स्पेस को लेकर, उस पर आपका ओपिनियन क्या है? बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या सोच रखती हैं? पाकिस्तान में आके भी आप सर्व करना चाहेंगी कंट्री को, और क्या यहाँ पर भी आप उस तरह से काम करना चाहेंगी? कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसी हेल्प जो कि आप समझती हैं कि आगे आने वाले वक्त में आप ज़रूर करेंगी? Yes, of course. My dream has always been that जब मैं education के बाद और जब मैं काम कर रही हूँ मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, मुझे हेल्प करना है, लोगों को advancements बनानी है और I would just love to be a part of that. अच्छा आपके ख्याल में क्या रीज़न्स हैं कि वैसे दुनिया तो आपको पता है कि बहुत आगे निकल गई है, हम लोग तो अभी चाइना की हेल्प से हम लोगों ने चांद पर अपना वो मिशन भेजा और वो भी एक टाइम के बाद, क्योंकि इससे पहले कई कंट्रीज़ और कई बार जा चुकी हैं, तो हम लोग क्यों इतना पीछे हैं या इतना वक्त क्यों लग रहा है? कब वो वक्त आएगा जब हम चांद पर कदम रखेंगे? आपको क्या लगता है? Can you repeat the question? मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रीज़न आप क्या समझती हैं? क्या हम लोग उस तरह से फोकस नहीं हैं या फिर इस तरफ हमारा मतलब पाकिस्तान की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो हम लोग क्या उस तरह दिलचस्पी या संजीदगी से नहीं काम कर रहे? क्या लग रहा है आपको, क्यों पीछे है दुनिया के मुकाबले में? Space exploration is a thing of the future, I believe. It's something that it takes a very long time to achieve. And it takes a lot of planning, a lot of money, a lot of resources. और पाकिस्तान के पास इतने सारे resources नहीं हैं अभी। हमको और research करनी है और टाइम लगाना है इसके अंदर। चले इंशाल्लाह आपके जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की यकीनन फ्यूचर में इस तरह करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम आएंगे, सर्व करेंगे अपनी कंट्री को। थैंक यू सो मच नवाल फॉर योर टाइम एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह काम करती रहें और पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन कर रही हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अभी जनाब ये नवाल ने तो कमाल कर दिया है, आपने उनसे मुलाकात की, कितनी पैशनेट है ये भी आपने देखा है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं जी पैसा और बहुत सारा तो फिर जो दिल चाहे करें, आपको कोई रोकने वाला कौन हो सकता है भाई? आपको पता है दुनिया भर में रईसों के शौक निराले होते हैं और दुनिया भर में अपनी गाड़ी के लिए, अपनी पसंद का नंबर लेने के लिए रईस ज़्यादा बड़ी बड़ी कीमतें अदा करते हैं जिन्हें हुकूमतें फलाही कामों में इस्तेमाल करती हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है। पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी हुई और एक शहरी ने सिंगल डिजिट की हामिल नंबर प्लेट 10 करोड़ रुपए में ख़रीद ली है। यानी कि नंबर 1 उसको चाहिए था जो कि उसने 10 करोड़ में ख़रीदा है। अंदाज़ा लगा लें कितना पैसा होगा। तो नीलामी की तकरीब महकमा एक्साइज सिंध ने रखी थी जिसमें सिंध के वजीर भी शरीक हुए और कुल ये 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से सिंध हुकूमत को 67 करोड़ 54 लाख रुपए की आमदनी हुई है। प्रीमियम नंबर 1 की नंबर प्लेट 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 5 के हिस्से की नंबर प्लेट 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की नंबर प्लेट 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख, 9 नंबर बिका जी 4 करोड़ रुपए में। तो ये वैसे पाकिस्तान में पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ, मैं इस पर भी बात करूंगी। इस वक्त ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हमें सुनील मंच साहब ने ज्वाइन किया है जो कि बानी है पाक व्हील्स के। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब। जी वालेकुम सुनील साहब सबसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आपने सुबह सुबह हमारे लिए टाइम निकाला है। ये पहले नहीं कभी हुआ, ये पहली बार हमने सुना है कि इस तरह का ऑक्शन हुआ हो और नंबर प्लेट्स बिकी हों और जाहिर है उनको फलाही कामों में इन पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो एक तब्दीली आई है, किस तरह देखा आपने इसको? अच्छा, ये अगर आप ऑक्शन की बात करें तो पाकिस्तान में ऑक्शन होता था, इस लेवल का ऑक्शन नहीं था। अच्छा। और इस तरह के नंबर नहीं थे, वरना तो अगर आप पंजाब में सिंध में कभी भी जाएं
तो जो अट्रैक्टिव नंबर होते हैं जो आपकी रेगुलर सीरीज के होते थे 1 2 3 7 8 6 5 7, उनकी प्राइस होती थी रेगुलर नंबर से ज्यादा, बट वो जनरली 1-2 लाख रुपए के अंदर थी एंड काफी अरसे से होता रहा है। इसके अलावा प्राइवेसी प्लेट जिसको आप बोल सकते हैं या फैंसी प्लेट जिसको हम भी कह सकते हैं, अट्रैक्टिव नंबर है। 1998 से 2002 में सिंध में पहले भी एक दफा हुआ था, बट वो इस लेवल पे नहीं था। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड इन अ सेंस कि गवर्नमेंट का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और हम कहते हैं सारे हर रोज सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करके ही पैसा खर्च कर सकती है, वो टैक्सेशन से रेवेन्यू कलेक्ट करे, किसी भी तरीके से करे, और टैक्स देते हुए लोग जरा ज्यादा इतने खुश नहीं होते। बट ये एक ऐसी चीज है जिसके अभी अभी आप इंट्रो में कह रही थी कि भाई बंदे के पास पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। सो इशू ये है कि गवर्नमेंट को अपने पास अपनी किटी में पैसा लेके आना है, और ऐसे तरीके से लेके आना है कि जो शहरी हैं वो भी उससे जो है ना नालाना हो। तो एक अच्छी चीज थी कि एक चीज है किसी के पास, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई भी इंसान जिसके पास पैसा है वो चाहता है कि उसके पास कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा हो, गाड़ी हो, घर हो, व्हाटएवर। अच्छा, मुझे तो ये एक ऐसी बताइएगा चीज जो कि किसी ऐसे हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि हमें तो बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि जी किसी को 5 किसी ने बता दिया कि आपका ये लकी नंबर है, अगर आप इस नंबर की नंबर प्लेट बनवाएंगे तो चलो जी अच्छी बात है, ये मेरा लकी नंबर है तो मैं इस नंबर प्लेट को ले लेता हूँ। इसके अलावा भी कोई साइंस होती है इन नंबर प्लेट्स के पीछे? क्यों लोग इतनी महंगी नंबर प्लेट्स खरीदते हैं? आई थिंक 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले दुनिया में एक दौड़ है एक्सक्लूसिव होने की। आप जो भी दुनिया में कोई ब्रांड पहनते हैं तो वो क्यों पहनते हैं कि आप दूसरों से स्टैंड आउट करें। सिमिलरली नंबर प्लेट भी आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग व्हिच मेक यू एक्सक्लूसिव, इज अ सिग्नेचर कि हाँ जी मेरे पास ये सब नंबर 1 की हम बात करें तो देयर विल ओनली बी वन नंबर 1 फॉरएवर, 1A एक ही रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने वो पैसे दिए। और इस चीज में सबसे अच्छी चीज ये है, खुशाइंद बात ये है कि ये खाली नंबर नहीं है, इट्स लाइक ए प्रॉपर्टी। ये गाड़ी के साथ चला नहीं जाएगा, ये लाइफ टाइम आपके साथ है, आपकी आईडी कार्ड पे। यू कैन सेल इट लाइक एनी क्लब मेंबरशिप गाड़ी की तरह। तो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट का ये जो एक अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल गया, जिसको जो चीज चाहिए वो मिल गया। एंड आई थिंक ये ग्लोबली होता है फिनोमिना, सो वी आर जस्ट ओपनिंग अप टू द थिंग्स व्हिच आर बीइंग डन ग्लोबली। तो एक अच्छी चीज आई थिंक। सही। अच्छा, यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मेरा ये एसेट है और मैंने ये 10 करोड़ में नंबर 1 की नंबर प्लेट खरीदी है तो ये मेरे आईडी कार्ड के साथ है, अगर मैं किसी और को सेल करना चाहूँ तो मैं 10 करोड़ से ऊपर पैसे उससे लेके उसको बेच भी सकती हूँ, और जाहिर है फिर उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी नंबर प्लेट। तो ये इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है एक। बिल्कुल ऐसे ही, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। यू कैन गिफ्ट इट टू अदर्स, यू कैन सेल इट टू अदर्स, यू कैन बिड इट टू अदर्स, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका एसेट है जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। सही। अच्छा, मुझे बताइए ग्लोबली और पार्टी करते हैं। सही, ग्लोबली भी यही क्राइटेरिया होता है? ग्लोबली भी इसी तरह नीलामी होती है और ये बिकती है नंबर प्लेट्स और इस तरह रेवेन्यू जनरेट होता है जो हुकूमत इस्तेमाल करती है? बिल्कुल होता है। अभी दुबई में पिछले साल बिका है जी नंबर P7 दुबई फॉर $15 मिलियन। इसी तरह यूके में भी ऑप्शन होती हैं। हमारे यहाँ काफी लेट हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा स्टेप है। अभी सिंध ने किया है, मैं आपको ये चल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके चैनल पे, पंजाब में भी शुरू होने लगा। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगह भी जाएगा। अगेन एनीथिंग व्हिच कैन जनरेट अ रेवेन्यू विदाउट टैक्सिंग टू मच पीपल। अब ये देखें ना 66 करोड़ के करीब आया 30 नंबरों से, तो ऑन एवरेज अगर आप निकाल लें तो 2 करोड़ रुपए का एक नंबर बिक गया। तो गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए तो रजिस्ट्रेशन की मद में नहीं आने थे एक नंबर से, तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया। अब वो एक अलग बात है कि उसका काम क्या होता है, यूज का होता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो हाउसिंग के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्लड विक्टिम थे उनके जो लिए हाउस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। अच्छा, लेकिन पता है क्या, जब कोई अच्छा काम होता है ना तो इर्द गिर्द वाले पता नहीं क्यों कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातें इस पर तनकीद भी कर रही हैं कि ये तो जस्ट एक तरीकाकार है, बस समझ रहे हैं आप। तो ये तनकीद आपके ख्याल में जायज़ है या फिर नाजायज़ है? देखिए, वो तो तनकीद बराए तनकीद है, वो आप किसी चीज पे भी कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ इट्स अ विन विन सिचुएशन। गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, वो आपको और मुझे टैक्स करके निकाल सकती थी वही 60 करोड़। अगर उन्होंने वो 30 लोगों से जिनके पास वो पैसे थे और वो देने को विलिंग थे, उनसे लेके उनको एक नंबर दे दिया, तो मेरे आपका क्या नुकसान है, गिवन दैट के वाकई ऐसे हो कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो, अमीर आदमी से ये पैसे लेके लोगों की फिला पे लगाए जाए। वो यूज के ऊपर बहस जरूर हो सकती है कि वो क्यों कर रहे हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड और क्या चीज हो सकती है। वरना अगर आप ये नहीं भी बेच रहे तो आप भी इसी मुल्क की सड़क पे फिरती हैं, मैं भी फिरता हूँ, लोग खुद बना के भी लगा के फिर रहे होते हैं, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं आ रहा होता। सड़क पे नंबर तो लोग फिर भी लेके फिर रहे होते हैं, आपने देखा होगा हर चीज के नंबर लगे होते हैं लोगों ने। बट इट्स उन्होंने वही देखा कि चीज की डिमांड है, लोगों को शौक है अपने एक एक्सक्लूसिविटी का, तो व्हाई डू नॉट have an auction on that and earn revenue for government? अच्छा, वैसे मुझे बताइए from a business point of view, I don't think सही। आपने भी इस तकरीब में शिरकत की है, तो क्या रुझान है लोगों का पाकिस्तान में, स्पेशली उन लोगों का जो कि खास क्लास से, एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने शिरकत भी की होगी इस तकरीब में?
उन्हें मतलब है कि इस तरह की होनी चाहिए ऑक्शंस, और दिलचस्पी ली उन्होंने अच्छी खासी? हाँ जी, ऑक्शन का रिजल्ट तो यही बताता है कि लोगों ने अच्छी खासी दिलचस्पी ली, और ऑक्शन का जो नंबर की प्राइस गई है या टोटल ऑक्शन की जो कलेक्शन हुई है, तो उससे पता लगता है लोगों को इंटरेस्ट है। वहाँ पे 2-3 किस्म के लोग थे। एक वो जो एंड यूजर हैं जिन्होंने अपने लिए लिया, दूसरे वो जिनको ये लगता था कि ये नंबर एक प्रॉपर्टी है, ये कल को बिकेगा। सो देयर वर पीपल लाइक जिनको था कि हम ये ट्रेड के लिए ले रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बन जाएगी, जिस तरह गाड़ियों की मार्केट है, घरों की मार्केट है। यू वुड सी नंबर प्लेट लिस्टिंग ऑल्सो, भी और ये दुनिया में होता है। मैं आपको बता दूं, हम दुनिया में कहीं भी जाएं, यू कैन बाय नंबर प्लेट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, या जो भी आपको अच्छी लगती है, पूरी आपको कैटलॉग मिल सकती है कि ये नंबर इतने का है। आई डोंट थिंक इसमें बुराई क्या है, और अपोजिशन को इसमें क्या नजर आएगा। सुनील, मुझे ये बताएगा कि ये जो इस तरह के ऑक्शंस होते हैं, ये हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर क्या इसके पीछे सिस्टम होता है? नंबर 1 था, सिंध में बिक गया, तो वो एक मतलब सीरीज होती है, कैसे होता है ये? इसकी सीरीज जो है बेसिकली 1A जो मैंने आपको बताया, जो 10 करोड़ रुपए का बिका है, देयर विल ओनली बी 1A फॉर एवर। तो वो एक ही था, वो चला गया। अब अगली सीरीज जितनी जल्दी लेके आएंगे उतनी एक्सक्लूसिविटी कम होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये इट कैन बी एनुअली वंस, और 2 साल में एक दफा होगी, उससे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। बिकॉज जितना आप उसको कॉमन कर देंगे, फिर एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी, फिर बिड नीचे आना शुरू हो जाएंगे, हर अगले दिन वन नहीं मिल रहा होगा। ABCD मतलब लिमिट कहाँ तक है? जी तक है। 26 वन बिकने हैं लाइफ टाइम में, तो आप 26 एक दिन में खा लें, या आप 26 ओवर स्पैन ऑफ 13 साल खा लें। आपने बचपन में मिसाल सुनी होगी कि मुर्गी अंडा देती है, अगर आप उसको इकट्ठे से कर लेंगे तो फौरन जाया हो जाएगी। अगर आप वेट करेंगे तो इट्स दैट मिसाल फॉर गवर्नमेंट के उन्होंने रेवेन्यू बनाना है, जितना उसको स्प्रेड करके बनाएंगे उतना ज्यादा है, अदरवाइज वो फिर एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। सही। चले, थैंक यू सो मच सुनील फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। सारी साइंस इसके पीछे जो है वो समझा दी है। खैर, एक खुशाइंद इकदाम है, इससे जाहिर है कि इस अच्छे कॉज के लिए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि भाई आपने ये ऑक्शन कराया, जो पैसा बनेगा वो सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर पर लगेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि पंजाब में भी शुरू हो रहा है, तो लेट्स सी। अब जनाब हम बात करते हैं, आज 3 जुलाई है, दुनिया भर में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। हर साल जुलाई का महीना बैनुल-अक़वामी सतह पर प्लास्टिक फ्री जुलाई के तौर पर मनाया जाता है। तो इस माह माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारे दुनिया को प्लास्टिक की आलूदगी से पाक बनाने के लिए अहद की तजदीद करते हुए नए अज़्म का इरादा करते हैं कि इस माह दुनिया भर के अवाम पर एक बार इस्तेमाल होने वाली, जिसके बाद उसे हम कचरे में फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल को तर्क करने पर जोर दिया जाता है। दुनिया भर के अवाम को प्लास्टिक की तकमील और इसके इस्तेमाल के हवाले से आगाही का आज दिन है। तो इस वक्त मुझे अदिया वहाज ने ज्वाइन किया, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इसके अलावा इनकी और भी बड़ी एफर्ट्स हैं इस माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए। जद्दा में भी ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा अदिया, मुझे ये बताइएगा कि आज हम 3 जुलाई प्लास्टिक फ्री डे मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसको तर्क करना है, मतलब जितना हो सके आप अवॉइड ही करें। लेकिन हमारे यहाँ मैंने तो देखा कि पता नहीं क्यों लोग ये जानते बूझते हुए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय इतनी गर्म होती है, वो भी प्लास्टिक की थैली में लेके घर जाते हैं। जितने भी इनको खाने मिलते हैं आउटडोर टेक अवे के लिए, सारे प्लास्टिक में मिलते हैं, और लोग ये सोचते ही नहीं कि सारे पार्टिकल्स खाने में शामिल हो रहे हैं, फिर भी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि आप उसको रीहीट कर रहे होते हैं। आपको जो भी आप टेक अवे करवाते हैं प्लास्टिक में आ रहे होते हैं, उसको दोबारा से आप उसको माइक्रोवेव में यूज़ कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो ये कि जो आपका खाना आया है और वो आपने दोबारा से उसको गर्म किया, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं। और लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने ऑयली खाने होते हैं ना हमारे, जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा प्लास्टिक के जो केमिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। ये निहारी, हलीम, जी बिल्कुल, ये जो चीज़ें आप लेके जाते हैं ना, छोले, ये थैलियों में डाल के, आपको ये नहीं पता कि आप जहर खा रहे हैं। बिल्कुल, और जो जिस तरह हमारे यहाँ देखा गया है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपका जैसे बॉक्सेस आए, आपने उसको दोबारा से अपने घर में रीयूज़ करें, वही बैग्स, वही बॉक्सेस जो हैं प्लास्टिक के, और उनको दोबारा माइक्रोवेव किया जा रहा है। जितनी बार वो गर्म होता है उतनी बार वो और जहरीला मादा उसमें से निकलता है। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले ये सुना कि जी सिंध में और पंजाब में ना से नो टू प्लास्टिक बैग्स एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है। तो जी आपकी थैलियाँ नहीं मिलेंगी, और इतनी घटिया क्वालिटी की थैलियाँ मिलती हैं जिनमें सब्जियाँ और फल आप लेके आते हैं कि उनकी बाकायदा एक स्मेल होती है, जिससे साफ पता लगता है कि ये ना किसी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक
प्लास्टिक भी नहीं है, कि बड़ा गंदा प्लास्टिक है जो कि इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो हम यूज़ हो रहा है। पता नहीं वो कौन सी कैंपेन थी, क्या चली, कोई उसके रिजल्ट्स नहीं थे। मुझे तो हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती है इसको लेकर। आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही है। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ यहाँ मेंशन करूँ, जो इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है ना, वो हमारे गॉल ब्लैडर, हमारी किडनीज़, हमारे जो इंटेस्टाइन्स में जो इसके जहरीले जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो एक टाइम के बाद जो है वो एक टाइम के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये इस वजह से उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स जो ब्रेक हो रहे होते हैं वो सारी। और बिल्कुल ये कुछ, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी है, जैसे कराची में मैं देख रही हूँ कि कुछ, जैसे कल ही मेरा जाना हुआ तो एक आउटलेट पे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये वाला बैग परचेज़ कर लें, और बड़ा मिनिमम प्राइस पे था। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई अगर वो आपको कपड़े का दे रहे हैं शॉपिंग बैग तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस आपको खुद लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार इन फैक्ट्रीज़ के साथ जुड़ा होगा जो कि प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं। तो खैर इसको बैन कर देना या बिल्कुल बंद कर देना शायद ये इसलिए नहीं किया जा रहा। लेकिन एक चीज़ और जो कि मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बाइस बनता है। बिल्कुल, एक तो ये हमने देखा है कि जो जानवर, स्ट्रे जानवर होते हैं वो ये प्लास्टिक बैग्स खाते हैं। सेकेंडली जब बारिशें आती हैं तो जो अर्बन फ्लडिंग आती है, नालों में सारे प्लास्टिक बैग्स भरे होते हैं, वो कोई निकालता नहीं है। थर्डली हम खुद भी जहमत नहीं करते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पे डिस्पोज ऑफ करें कि जहाँ से किसी नाले में या फिर किसी इस तरह की जगह पे ना जाए। आपके ख्याल में वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि होने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे इसको कंट्रोल करने के लिए? डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी आपको मालूम होगा कि कितने ज़्यादा साल बाद, 500 ईयर्स कहते हैं, उसके बाद इसका जो है वो कम्प्लीटली इसका ख़ात्मा होता है, कि कोई इतने जल्दी नहीं हो जाता कि आपका। सबसे बड़ी बात तो देखें अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरह आज आपने ये टॉपिक अपने शो में इस चीज़ को किया है, इस तरह सबसे पहले अवेयरनेस हो, उनको बताया जाए कि ये किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ इस वजह से हमारी सेहत पे इसका असर पड़ सकता है, और उसके बाद छोटी उस पर शुरू करें। हर चीज़ के लिए ना आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होता है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की कोई फ्री सर्विस, बिल्कुल मिनिमम, आपका कहना ठीक है कि यहाँ का जो भी कॉस्ट इफेक्टिंग जो है ना, मिनिमम तरीके से वो एक स्टार्ट करें कि भाई पेपर बैग्स हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हों, और बिल्कुल वो कर दिया जाए। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में इतना ये हार्मफुल नहीं होता, ये ज़्यादा जो होता है हॉट स्टोरेज या कोई इस तरह के खाने आ रहे हो जो ऑयल जिसमें ज़्यादा हो, उसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इससे हमारी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ा सा फ्री, जैसे मैं वहाँ पे क्लिनिक करती थी तो मैंने वहाँ पे भी जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी आ रही थी तो एक अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम रखा था। उनको कहा था कि जैसे उनके पास जार्स होते हैं जैम के, जेलीज़ के, तो आप उसमें भी खाना स्टोर कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कंटेनर आया है तो आप उसी में खाना स्टोर करें। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो कि हम गलती करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग, मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ी जो बॉटल्स होती हैं पानी की, जो वाटर डिस्पेंसर पे लगती हैं, वो धूप में आती हैं और घरों में बाज़ुकात बैल्कनीज में या फिर वो गैराज में धूप में पड़ी होती हैं। पानी में भी प्लास्टिक ऐड हो जाता है। जब वो धूप में पड़ा रहता है तो वो पानी में भी प्लास्टिक के वो मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं जो कि आप पी जाते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी का टेस्ट कराएंगे ना तो आई थिंक काफ़ी प्लास्टिक निकलेगा उसमें से। आपको पता है ये रिसर्च हुई है, आपका 1 मंथ में जितना बड़ा आपका ATM कार्ड होता है ना, हम इतना प्लास्टिक जो है ना इनहेल कर रहे हैं जी। आप एनवायरनमेंट से, आपके जो डेली जो आपका यूज़ हो रहा होता है, चाहे ये पानी की बॉटल हो या अक्सर होता है कि आप गाड़ी में वही गर्म बॉटल रखी हुई है धूप में, जिस तरह का वेदर है, और वही आपने पानी पी लिया गाड़ी में आकर वापस, या जो इस, तो आप एक ख़ास मकदार जो है प्लास्टिक की कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब वो कहाँ जा रहा है? वो आपकी किडनीज़ में, आपके गॉल ब्लैडर्स, आपके इंटेस्टाइन्स में। और कैंसर का तो कहते हैं लेकिन अभी कोई ऐसे है नहीं, कोई 100% इसकी श्योरिटी नहीं है कि कैंसर का भी होता है। लेकिन अच्छा, पर्सनली अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो आपके ख्याल में वो कौन से स्टेप्स हैं या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें अदा करनी होगी कि जिससे कि हम इसको कुछ अवॉइड कर सकें? सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात आप स्कूल से शुरू करें। हर चीज़ देखें, एक जितने छोटे बच्चे जो सीखते हैं ना वो हमारा आपका लाइफ टाइम का होता है, जो कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हम हमेशा हर चीज़ जो है ना अपने स्कूल से शुरू करनी है। मेरा जहाँ तक लोगों को यही कहना है कि बच्चों, अब जिस तरह माएँ हैं वो अगर प्लास्टिक लंच बॉक्सेस दे रही, वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बेंटो बॉक्सेस आते हैं स्टेनलेस स्टील्स के,
उसमें जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, उसमें आप आराम से बच्चों को लंच दे सकते हैं। तो आप ये बच्चों के लंच बॉक्स से शुरू करें, स्कूल से शुरू करें। स्कूल में आपको जो भी चीज़ दी जा रही है, कैंटीन्स अगर स्कूल में हैं तो आप वहाँ पे कुछ इस तरह का पोस्टर या कुछ ऐसी जो चीज़ इंसान पढ़ के और जो फौरी तौर पे, और दूसरा ये कि जिस तरह हमारे पास बॉटल ग्लास यूज़ हो रहा है ना, तो आप उस पर एक हल्का सा, जैसे आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो उस पर एक हल्की सी एक टैगिंग कर दें कि से नो टू प्लास्टिक बैग और रीयूज़, मतलब आपका उसका ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव ग्लास, कि आप इसको एज अ स्टोरेज कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। दूसरा मुझे बताइएगा ग्लोबली क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि यूज़ हो रही हैं मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप ट्रैवल भी करती हैं जी, तो क्या आपको समझ आई? सब यहाँ तो ऐसा ज़ाहिर है हर जगह मुमकिन नहीं है, लेकिन ग्लोबली यही है कि वो आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग का उनका एक कैंपेन चलती है, और वो आपको जो कपड़े के डिफरेंट बैग्स होते हैं या शॉपिंग के लिए आप जा रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स के लिए और जो आपके खाने इस तरह के होते हैं, तो उसमें आपको ग्लास कंटेनर्स दे रहे होते हैं। ग्लास कंटेनर्स थोड़ा सा उनका कॉस्ट इफेक्टिंग, ज़ाहिर है हम यहाँ नहीं वो यूज़ कर सकते, लेकिन ये आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे वो दे रहे होते हैं। और उस पर उनका, जैसे मैंने आपसे कहा ना, मेंशन कर दें। जिस तरह आप जैम की बॉटल एक किसी भी कंपनी की ले रहे हैं, या कोई भी आप ग्लास की कोई भी आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो ग्लास में स्टोरेज है, तो आप वहाँ एक मेंशन कर दें कि आप ये रीयूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सालन जो अगर आपका बचा हुआ है तो वो आप जो प्लास्टिक के आपके पास बॉक्सेस हैं आप उसी में स्टोर करें, आप उसको किसी बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस नहीं है, आप ये प्रैक्टिस ये घरों में शुरू करें, आपका जगह भी फ्रिज में कम घेरेगी, और इससे भी आप इसके हार्मफुल इफेक्ट से इसके बच सकते हैं प्लास्टिक के। और ग्लोबली यही हो रहा है कि आप जो है वो इसका यूज़ कम हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं, जो कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो मैं चाहूँगी वो जो डिजीज़ हैं जो कि ठीक है आप कह रही हैं कैंसर के हवाले से तो श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, मिनिमम है उसका, लेकिन ज़्यादा जो हो रही हैं प्रॉब्लम्स वो किस किस्म की हैं? इंटेस्टाइन्स की हो रही हैं, गॉल ब्लैडर, किडनीज़, आपका जितना भी एब्डोमेन का है ना, क्योंकि और बेसिकली लंग्स का है, सांस, क्योंकि सबसे पहले आपका होता है एनवायरनमेंट में जितना भी आपका है प्लास्टिक स्टोर है, या फिर जहाँ भी आपका, जिस तरह आजकल बकरीद का सीज़न अभी गया है और जिस लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया, और आपको नज़र भी आ रहे होंगे इर्द गिर्द काफ़ी, तो इसका जो है आपका सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका एब्डोमेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कैंसर होता है इसके, मतलब कैंसर के मिनिमम चांसेस है, बट इन दी एंड सही। अच्छा, मैं चाहूँगी प्रिसाइजली कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें ख़ास तौर पर इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तानी आवाम को, तो वो आप दे सकते हैं। बस यही है कि आप कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिए, और आप देखिए कुछ होते हैं वो माइक्रोवेव फ्रेंडली होते हैं, उसमें जो है मेंशन होता है कि आपका ये है माइक्रोवेव, उसको भी कोशिश करें कि कम से कम। और सबसे बड़ी बात, आप खाना घर में इतना ही पकाएं, कोशिश कीजिए ज़रूर, मतलब मुमकिन नहीं है कि वो स्टोर ना करना पड़े आपको, और स्टोर भी करना पड़े तो मिनिमम अमाउंट में करना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बच्चों से ही स्टार्ट करें, स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस ना दें, क्योंकि ये डिफरेंट के चक्कर में आप खरीद लेते हैं। और कार्टून्स भी होते हैं ना, मार्केटिंग होती है, आपके कार्टून्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो स्टार्ट आप वहीं से कीजिए, ऑफिस और स्कूल से। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो सब सारे हमारा जो मीडिया है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम इसके बारे में होने चाहिए। लोगों को तो आपने बता दिया, हुकूमत को भी आपको मैसेज देना जो कि बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। बस थोड़ा सा प्लीज़ इस तरफ भी ध्यान दें कि कोशिश करें कि लोगों की अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें, और थोड़ा सा उनको फ्री, ताकि शुरू में उनको फ्री सहूलियात मुहैया करें, उनको फिर अवेयरनेस हो, और ये चीज़ें कोट करें कि वो क्यों, देखें पढ़ के कहने से ज़्यादा इंसान वो एक चीज़ बार बार रीड कर रहा होता है ना, उसकी आंखों के सामने होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप इस तरह की कैंपेन्स भी हों, इस तरह की कोई उनको फ्री प्रोवाइड भी की जाए, कंपनीज़ के साथ कोलैब करें। कुछ कंपनीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं जो बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको आराम से कुछ ऐसी चीज़ें दे रही हैं जो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव यूज़ हो सकती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपको अदिया, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। तो भाई आपने अब प्लास्टिक को अवॉइड करना है, हमने अच्छी तरह बता दिया कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, फ़ायदा बहुत कम है, नुकसान ज़्यादा है।
अब हम बात करते हैं मकबूल तरीन लोक गुलकार आलिम लोहार की 45वीं बरसी आज है। आलिम लोहार का ताल्लुक गुजरात के करीब आज कोच नामी गाँव से था। आलिम लोहार ने सिर्फ 13 बरस की उम्र में अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड कराया जो उन्हें कामयाबियों के आसमान तक ले गया। एक वक्त था कि जब आलिम लोहार के थिएटर के बगैर बड़े बड़े इवेंट्स अधूरे समझे जाते थे। जब भी किसी मेले या महफिल में अपने फ़न का मुजाहरा करते तो लोग सारी सारी रात उनके गीतों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। आलिम लोहार का चिमटा भी उनकी एक अलग पहचान बना और उनके बाद उनके फर्जंद आरिफ लोहार ने उनकी पहचान को जिंदा रखा। तो आलिम लोहार को ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि बरतानिया के मलका एलिज़ाबेथ और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस के लिए मदऊ किया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया था। 3 जुलाई 1979 को वो मुल्तान रोड शाम के भटिया के करीब एक ट्रैफिक हादसे के बाद खालिक हकीकी से जा मिले थे। आप देखिए कि बिल्कुल इनकी कॉपी है आरिफ लोहार के, वही चिमटा, वही अंदाज, वही जिसामत, वही शक्ल, सब कुछ वैसा ही है। तो आज हमने उनकी कुछ याद ताज़ा की आलिम लोहार की। अभी हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो मेहमान हमें आज क्या क्या बताएंगे। आम की हमने बात करनी है। फलों का बादशाह आम एक मुकम्मल ग़िज़ा और कुदरत का अजीम तोहफ़ा। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ इक़साम की आमों की पैदावार में खुद कफ़ील भी है और पाकिस्तानी आमों के एक्सपोर्ट से अरबों का ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। लेकिन आम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी उन्हें अच्छी क्वालिटी का आम खाने को नसीब नहीं होता और जो मिलता है वो भी बड़ा महंगा मिलता है। तो इस साल भी सीज़न गुजर रहा है लेकिन मार्केट में मौजूद आम या तो खट्टे हैं या अच्छी क्वालिटी वाले बड़े महंगे हैं। ये आम जो कि इस वक्त एक रैपर में है लेकिन क्या खुशबू इसकी आ रही है मुझे कि क्या किस्म है, क्या फ़वाइद है और इस मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसी पर बात करने के लिए आमों की सनत से वाबस्ता ज़ुहैब शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये माशाल्लाह बड़ा तगड़ा आम है जो मैंने पकड़ा हुआ है और मैं ये खोल के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह मुकम्मल कम्प्लीटली राइप्ड ये आम है और खुशबू बेहतरीन है जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मीठा भी होगा। अब ये आम जो है ना, ये वाले आम, ये एक आम पाकिस्तानी को बड़े महंगे मिलते हैं जी जी, और जो सस्ते मिलते हैं वो खट्टे होते हैं जी। ये ज्यादती उनके साथ क्यों है? देखिए आम पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अच्छा, अब इस साल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से सर्दी ज़्यादा पड़ना देर तक और फिर ज़्यादा गर्मी का हो जाना, उसकी वजह से आम का टेस्ट चेंज हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर आप वैसे बात कर रही हैं तो मार्केट में तो हर जगह से आम आते हैं, हर जगह से, पूरे सिंध से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, ठीक है ना। कुछ जगहें ऐसी हैं सिंध में, पंजाब में, जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है ज़मीन की वजह से और फार्मर्स की प्रोडक्शन की वजह से भी, जिस तरीके से वो खाद अच्छी यूज़ करेंगे, बीज अच्छा यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल, जैसे हमारा जो तरीका है मैं आपको बताऊं कि हमारा ये है दरबेलो ऑर्चर्ड के नाम से, ठीक है। वी हैव बीन डूइंग दिस ऑर्गेनिक सिंस लास्ट 40 इयर्स। अच्छा जी, उसमें हम लोग, मतलब आप लोगों का तो ये सिलसिला चलता नहीं नहीं, ये तो दादा परदादा के ज़माने से हम लोगों ने लगाए थे, लेकिन ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। सही है, ठीक है ना जी, हम मल्चिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, मल्चिंग में ही उसको जो खाद होती है वो मिल जाती है। सही, ठीक है। सही। पेस्टिसाइड्स सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब बिल्कुल ही कीड़ा लग जाए, उसके लिए मैंगो हार्पर, या उसके अलावा अपना आप कह सकते हैं क्लाउडी वेदर की वजह से पाउडरी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो सिर्फ वो यूज़ करते हैं, उसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें देखिए मैंने क्योंकि खुद भी मार्केट में इस दफ़ा ये नोटिस किया है कि मीठे आम कम है, खट्टे आम ज़्यादा हैं। आप क्लाइमेट चेंज एक रीज़न बता रहे हैं, दूसरा ज़ाहिर है ये फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स जो यूज़ होती है उस आम को जल्दी पकाने के लिए भी, ताकि फटाफट मार्केट में आए और बिके, ये चीज़ भी एक होती है। अब ये कितना नुकसान की चीज़ें पहुँचा रही हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज
एग्रो बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग इतने एडवांस नहीं हैं। हम लोग पुराने तरीकाकार पे चल रहे हैं, और जब वो आते हैं, सैलाब आए या फिर आंधियाँ आए, तो हमारी फसलें भी ख़राब हो जाती हैं। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या सोच है, क्यों हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज पीछे हैं? देखें, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग पीछे इसलिए है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ठीक है जी। आपकी इरिगेशन सबसे पहली बात। सही। आप दुनिया में जाए, यूएसए, कनाडा, कनाडा में ग्रेविटी फेड अपना मेथड यूज किया जाता है इरिगेशन का। आप इजिप्ट जाए, वहाँ पे बेसिन मेथड यूज किया जाता है इरिगेशन का, विच इज वेरी टाइमली इफेक्टिव। हमारा यहाँ कौन सा मेथड है? हमारा क्या मेथड है? क्या हमारा क्या मेथड है? हमारे पास पानी आता है तो सैलाब आ जाता है, नहीं आता तो टेल में पानी नहीं होता। और अगर आप ट्यूबवेल की बात करें, जहाँ पे ट्यूबवेल गंदा पानी भी लगाया जाता है सब्जियों फलों को, यहाँ पे ये भी होता है। वो शायद होता होगा सिटीज में, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लेकिन मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, तो उनमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम है तो आपकी लोड शेडिंग में कितना आपका ट्यूबवेल चलता है। अब तो चले ठीक है, सोलर सिस्टम का एक तरीका आ गया है, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी लोगों ने लगाया है, काफ़ी लोग नहीं लगा सके। लेकिन आपकी लोड शेडिंग देखें तो 12 घंटे लोड शेडिंग है, ठीक है जी, 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती है, 2 घंटे चली जाती है। उसमें कितने एकड़ आपके जो है वो इरिगेशन के उसमें पूरे हो सकते हैं। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एज अ थर्ड वर्ड। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि जी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस गाड़ी को देखें, ये आम है, इसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन है। सही बात है, बिल्कुल। उसके बाद ये काला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि चौसा है, उसकी शेल्फ लाइफ 10 दिन, 8 से 10 दिन हो सकती है। ठीक है। अब जिस गाड़ी को 3 घंटे से पहुंचना चाहिए अपना कराची, वो लगाती है 8 घंटे। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, पहिया जाम हो गया, रोड ब्लॉक हो गया, कुछ हो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, जो एक्सपोर्ट हम लोगों की है, ये जो एक आपको मैंने पहले ही बताया अपने इंट्रो के अंदर भी कि लोगों के जहनों में ये तासुर एक है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का आम होता है, वो सारा बाहर भेज देते हैं। जो मतलब एवरेज क्वालिटी है वो पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दी जाती है। इसमें कोई हकीकत है? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इसमें इतनी कोई ज़्यादा हकीकत है, लेकिन हाँ, हम लोग सिंधी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, भाग। अच्छा, ठीक है, मतलब भी बता दें इसका। इसका मतलब बता देता हूँ, जो कि बिल्कुल ही खराब हुआ माल हो। अच्छा, वो लेते हैं जूस फैक्ट्रीज वाले। अच्छा, वो टेट्रापैक्स वाले। मैं मना करता हूँ अपने सारे जानने वालों को मत पिलाएं वो जूस। आप सुन लें, ज़ुहैब साहब बता रहे हैं कि वो टेट्रापैक्स वाले सबसे गंदा जो माल होता है वो लेके जाते हैं। बाकी उसके अलावा ए कैटेगरी एक्सपोर्ट होता है, ए कैटेगरी शहरों में जाता है, बी कैटेगरी ज्यादा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उसमें भी आप बी कैटेगरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और ए क्वालिटी जाती होगी वेस्ट में जी, यूके अमेरिका। ए क्वालिटी नहीं, यूके अमेरिका तो पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। बहुत आम भिजवाने की बात कर रही हूँ मैं, एक्सपोर्ट करने की। जी, अभी मैं दुबई में था तो वहाँ पे मैंने वेट्रोस में देखा कि वियतनाम के आम थे, मैक्सिको के थे, एग्जीबिशंस होते हैं ना यहाँ तो आमों के। जी, लेकिन पाकिस्तान का नहीं था, एक भी आम पाकिस्तान का नहीं था। हालांकि इतना मशहूर है पाकिस्तानी आम, बड़े मतलब इंडिया और पाकिस्तान मेरा ख्याल से मेरे हिसाब से हर किसी की अपनी टेस्ट होती है। किसी को दशहरी पसंद है, मेरे ख्याल से आपको चौसा पसंद है। मुझे चौसा पसंद है, अनडाउटेडली चौसा आने वाला है, बारिश होगी तो बस आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर किसी की अपनी टेस्ट होती है। अब किसी को अगर ब्राज़ील का या थाईलैंड का या मलेशिया का आम पसंद है, वो उसकी अपनी टेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया के जो आम हैं, उनकी क्वालिटी जितनी अच्छी है
पूरे किसी आम की नहीं है, किसी बिल्कुल। आम की नहीं। अच्छा, मुझे ज़ुहैब साहब ये बताइए, आप क्या लग रहा है कि ये कब सिस्टम बेहतर होगा? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, लोड शेडिंग भी है, पानी का मसला भी है, खाद का मसला भी है, टेक्नोलॉजी का मसला भी है, फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये कोई नीयत आपको नज़र आ रही है हुकूमत की इसको ठीक करने की, या कोई संजीदगी इस किस्म की कि भाई आगे चलकर इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? पहली बात तो ये है कि हमारी मईशत बहुत ख़राब हो गई है, हमारी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अच्छा, हर चीज़ चलती है सप्लाई और डिमांड पे। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, जब सप्लाई और डिमांड ही नहीं है आपकी कंट्री में, तो आपकी कोई भी चीज़ जो है, अब आप गंदम ले लें, बेसिक एक चीज़ है, इंसान की ज़रूरत है, गंदम के बगैर तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है, ठीक है, लेबर क्लास हो कोई भी हो, आम तो एक बहुत ही यानी कि तो जब एक इंसान गंदम ना अफोर्ड कर सके और उसके ऊपर आपकी हुकूमत करप्शन पे करप्शन करती जाए, आप यूक्रेन से गंदी गंदम लेके आ गए और आपने अपनी गंदम जो है उसको ऐसे ही रख दिया गोदामों में, तो जब इस तरह की पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की, तो जाहिर है आपकी चीजें बेहतर नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, जाहिर है इसमें नियत का, विलिंगनेस का होना बहुत जरूरी है, तभी चीजें जब जाती हैं। जब ऑटो पे सब कुछ चलेगा, मैकेनिज्म कोई होगा नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का ख्याल रखते हुए कोई पॉलिसी बनेगी नहीं, तो चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। एनी हाउ, ये अल्लाह का तोहफा और पाकिस्तान की सौगात है, हमें तो बहुत पसंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर काम भी होगा ताकि हमें सस्ते दामों और अच्छी क्वालिटी मिले। तो बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो अब मैंने जनाब कुछ बात करनी है राहुल गांधी की, जिन्होंने ऐवान में अमन के हवाले से कुरान शरीफ का हवाला दिया है। मोदी हिंदू समाज को पुरतशद्दुद कहने पर ऐवान में शिद्दत पसंद हिंदुओं का एहतजाज। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने असेंबली इजलास में कहा कि मुल्क तशद्दुद का मुल्क नहीं है, ये मुल्क डर का मुल्क नहीं है, और जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे तशद्दुद तशद्दुद नफरत नफरत के नारे लगाते हैं। असल चेहरा दिखाया है राहुल गांधी ने मोदी को, जो उसका एक इंतहा पसंद नजरिया है वो खुलकर बयान किया है, और ये तो होता रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठेंगी, वक्त दूर नहीं है कि जब चीज़ें बदलेंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।